हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हो। नए सेमेस्टर के हिसाब से नया जो आपका सिलेबस आया हुआ है और नई जो आपकी शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी ऑलरेडी 2000 से भी ज्यादा क्लासेज हो चुकी हैं बीए से रिलेटेड, बट अभी कुछ नया चीजें आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका पूरा सिलेबस फिर से स्टार्ट किए हुए हैं और हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है 2023 से और उसके आगे के लिए, जो 2023 में एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके आगे के लोगों के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी का, भूगोल के प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है? भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और पृथ्वी, पृथ्वी का आंतरिक भाग और जो समय पैमाना है, जो इस पृथ्वी पर भूगोलीय समय पैमाना है, उन चीजों के बारे में हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। तो ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है डे नंबर 1, जिसमें हमने भौतिक भूगोल की प्रकृति, अर्थ, विषय क्षेत्र, मतलब ये वाला पोर्शन भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा वाले पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज है हमारा डे नंबर 2 और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये पृथ्वी बनी कैसी। अब इसको लेकर के कई सारे सिद्धांत हैं, एक एक करके हम उन सभी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति है, उससे संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो देख सकते हैं। सारा कुछ मैं प्लेलिस्ट के रूप में लगा रहा हूं, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाओगे सेमेस्टर वाइज, जिस भी सेमेस्टर को, जिस भी ईयर का जो भी सेमेस्टर, जो भी सब्जेक्ट चूज करना है, आप लेकर के पूरा प्लेलिस्ट में आसानी से पढ़ सकते हो। तो शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज बात करते हैं हम। इसमें पहला जो सिद्धांत था पृथ्वी को लेकर के कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सिद्धांत था ज्वारीय कल्पना का सिद्धांत। ये ज्वारीय परिकल्पना, मतलब ज्वार को परिकल्पना में लेते हुए एक सिद्धांत डेवलप किया गया और ये सिद्धांत लाया गया था जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 में। 1919 में जेम्स जीन्स ने एक सिद्धांत दिया हुआ था जिसको कहा जाता है, जिस परिकल्पना को कहा गया ज्वारीय परिकल्पना। और इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक सूर्य है, क्योंकि सूर्य तो सबको पता है, जो हमारा सूर्य है वो सूर्य है और सूर्य के समीप से एक साथी तारा है जो क्या हो रहा है, सूर्य के पास से गुजर रहा है, जिसकी जो लेंथ है या जिसकी जो साइज है वो सूरज से बड़ा है। यानी कि सूरज से ज्यादा बड़ा एक तारा है जो सूरज के पास से होकर के गुजर रहा है। देखो आपको पता होगा हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है, लेकिन वो हमारे नजदीक होने की वजह से हम उसको सूर्य करते हैं, हमारे नजदीक का सबसे नजदीकी तारा है। तो नजदीक होने की वजह से सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो एक तारा है जो सूर्य से बड़ा है और वो सूर्य की तरफ आ रहा है, यानी कि सूर्य के पास आ रहा है। अब देखोगे जब भी कोई बड़ी पावर्स, जैसे सूर्य के पास भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस तारे के पास भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो क्या होगा कि जब ये तारा सूर्य के पास से होकर के आ रहा है, सूर्य के पास से पास आता चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसकी जो आकर्षण शक्ति है ये क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। कि जो ज्वारीय परिकल्पना है, आप इसको सोच करके देखो, ज्वार भाटा के बारे में आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा आता है हर महीने। समुद्र की लहरें क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा उसमें नजदीक होता है, तो उसके या बड़े साइज में हो जाता है चंद्रमा, नजदीक तो नहीं होगा, बड़े साइज में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पावर ज्यादा लगती है और ज्वार आते हैं। तो ऐसे ही ज्वार मतलब कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से किसी चीज को खींचना, तो इनके भी ज्वारीय पावर उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, आपको पता है सूरज के जो है जो पार्ट्स हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि एक गैसीय परिकल्पना बना हुआ है इसका पूरा। तो ये जब सूर्य के पास से होकर के गुजरता है, ये और नजदीक आता है सूर्य के पास, अब आ गया, तो क्या होगा कि सूर्य के जो साइड के पार्ट्स हैं ये आकर्षित होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो जो बड़ा होगा उसके पास पावर ज्यादा होगी, तो ये बड़ा था, इसके पास पावर ज्यादा थी, तो इसने क्या किया कि सूर्य के जो ये किनारे वाला पार्ट था, ये क्या हुआ, आकर्षित होकर के इसकी तरफ बढ़ा कि इसमें समा जाए। तो ये यहां से ब्रेक हुआ और ऐसे करके यहां पर इसकी तरफ बढ़ने लगा। अब आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे ही होंगे ना, जब कोई भी चीज है, मान लिया इससे है, तो उसे डायरेक्ट निकल करके तो चला नहीं जाएगा, तो क्या होता है, खिंचाव सा हो जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, यहां से इधर से खींच करके ये इसकी तरफ बढ़ रहा था। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं, और इस जो ये पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इस पार्ट को, फिलामेंट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं इस चीज को लेकर के कि ये चीज आया तो फिर ये क्या हुआ कि ये इधर इस तरफ से मुड़ गया, और फिर बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठे, जिन क्वेश्चंस का जवाब जेम्स जीन्स ने देने की कोशिश किया है।
और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें और भी आगे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पहले इस चीज को समझो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि ये रिटर्न क्यों नहीं आया, यानी कि ये देखो ये यहां से निकला फिर यहां क्यों नहीं पहुंच पाया, इसके पास क्यों नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि ये जो इसकी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्ट सूर्य की तरफ नहीं थी, बल्कि सूर्य से होते हुए वो चला गया वो तारा। तो ये जब चला गया और ये सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति था उस पावर से ये बाहर निकल चुका है, तो इसलिए ये रिटर्न नहीं लौट पाया। क्योंकि एक रेंज होता है ना हमारे गुरुत्वाकर्षण शक्ति की, तो ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल आया तो उसमें वापस नहीं आ पाया और सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा, ये फिलहाल है। तो ये रीजन है कि ये रिटर्न क्यों नहीं आ पाया। दूसरा चीज ये क्वेश्चन उठता है कि इसकी शेप ऐसे क्यों है, ये जो है कि बीच में मोटा किनारे किनारे पतला, इसकी शेप ऐसी क्यों है। तो ये चीज आप समझो कि कोई भी चीज है उसको आप जब खींचते हो, मान लो एक चीज है इसको दोनों तरफ से हम खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि दोनों जिस तरफ से खींचा जा रहा है उस तरफ से पतले हो जाएंगे और बीच में क्या होगा, मोटा होगा, एक ऐसे सर्कल बनेगा। तो इधर से भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच रही है, इधर से भी खींच रही है, तो इस तरीके का जो डायमेंशन है या इस तरीके का आकृति बनेगा। तीसरी चीज है फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो ये फिलामेंट बन गया, मान लिया ऐसा फिलामेंट बन गया, फिर इससे ग्रह कैसे बने, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जब ये फिलामेंट सूर्य के साथ कनेक्टेड था तो इसमें एनर्जी थी, इसमें आग था, ये बहुत ज्यादा गर्म था क्योंकि ये गैस था, गैसीय परिकल्पना इनकी पूरी थी, पूरा गैस से बना हुआ था ये। लेकिन जब ये बाहर निकला, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर आ गया, तो बाहर का एटमॉस्फेयर अलग है, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो ये गर्म क्या हुआ, अचानक से ठंडा पड़ने लगा। अब कोई भी चीज अचानक से ठंडी पड़ने लगेगी, जैसे कि लोहे का कोई चीज है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हीट है, अचानक से वो ठंडा होगा तो क्या होता है, लोहा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे ही हुआ इसके साथ भी कि ये जब ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। जब ये ठंडा हुआ तो ये क्या हुआ, टूटने लगा। तो ये कई सारे पार्ट्स में टूटा, कुछ बड़े बड़े पार्ट्स में टूटा और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा। अब जो बड़े पार्ट्स में टूटा वो ग्रह हो गए और जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा वो उपग्रह हो गए। यानी कि जैसे ये देखोगे आप, ये एक बड़ा ग्रह है बृहस्पति, अब इधर भी तो यहाँ कुछ पार्ट्स रहे होंगे ना, ये भी टूटे होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जो पार्ट्स जिसके नजदीक होगा वो उसका उपग्रह कहलाएगा। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो पृथ्वी भी चंद्रमा का क्या है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक पार्ट है जो वहां से टूटा है और अलग हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही ये जो हमारा है ये पूरे 9 पार्ट्स में टूट गया। समझ रहे हो? तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एस्ट्रॉइड, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, प्लेटो, जिसको आप अरुण वरुण इस तरीके से कहते हो, तो ये सारे पार्ट्स में टूटा और जिस भी तरीके से था उस साइज के अकॉर्डिंग टूटा। और जो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए वो क्या कहलाए, वो कहलाए क्या, वो कहलाए आपके उपग्रह। तो इस तरीके से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति फिलामेंट से हो जाती है। तो इतना इन्होंने जेम्स जीन्स ने अपनी परिकल्पना दे दिया, लेकिन इन सबके बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए। बहुत सारे लोगों ने काफी समय तक ये मान्यता मिला, फिर बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्रिटिसाइज से बचाने के लिए इस परिकल्पना में अपना संशोधन लेकर के आते हैं कौन, जेफरीज महोदय। जेफरीज महोदय ने इस परिकल्पना में संशोधन करके इस परिकल्पना को और लंबे टाइम तक मान्यता प्राप्त करवाया। और इनका परिकल्पना जो था संशोधन, वो 1929 ईस्वी में इन्होंने इस परिकल्पना में संशोधन किया। अब इन्होंने क्या संशोधन किया और कौन से चीज को इन्होंने सॉल्व किया, तो इन्होंने जो है ग्रहों की गति के बारे में सॉल्व किया कि ग्रह गति किस तरीके से करते हैं, उस चीज के बारे में बताया। और बताया जो क्वेश्चन उठता है कि ये जो साथी तारा था ये आखिर चला कहां गया, ये सूर्य के पास आ रहा था, तो अगर उसको कहीं और जाना था तो सूर्य के पास क्यों आ रहा था, वो कहां जा रहा था वो साथी तारा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए जेफरीज महोदय क्या कहते हैं कि जो साथी तारा है ना, ये साथी तारा एक दूसरा और तारा था और ये इसकी तरफ बढ़ रहा था, बस ये सूर्य के पास से गुजर आया। इस वजह से ये घटनाएं हुई और इस तरीके से ग्रहों का उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने क्या कहा कि ये साथी तारा इसकी तरफ आया और इससे ये टकरा गया और टकराया, जिसकी वजह से तो ये टुकड़ों में बट गया। जो हम एस्ट्रॉइड देखते रहते हैं, कई बार पृथ्वी से आकर के एस्ट्रॉइड टकरा जाते हैं, वो इसी टकराव के द्वारा टूटे हुए टुकड़े हैं। ऐसा जेफरीज महोदय ने इस मान्यता को पुख्ता करने के लिए बताया। समझ रहे हैं? तो जेफरीज महोदय ने इस परिकल्पना को बताया, संशोधित किया काफी मात्रा में, जिससे कि इस परिकल्पना को थोड़े और टाइम के लिए मान्यता मिल गई। लेकिन यह मान्यता भी लंबे समय तक नहीं चल सकी, इस पे और भी सारे क्वेश्चंस उठे और उन क्वेश्चंस का जवाब देने में यह परिकल्पना कहीं ना कहीं पीछे रह गई। जैसे कि यह क्वेश्चन उठा कि पारस्परिक टकराव की संभावना कम है, यानी कि दो तारे हैं वो आपस में टकरा जाएं गति करते हुए, इसकी संभावना बहुत कम है
क्योंकि आप देखोगे असंख्य तारे हैं, अगर ये तारे आपस में टकराते ही रहे तो उनके जो टुकड़े हैं वो टूटेंगे, पृथ्वी पर गिरेंगे और भी ग्रहों पर गिरेंगे, तब तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो अगर ये तारे टकराते ही रहे तो फिर ये कैसे चल पाएगा? ऐसा होना संभव नहीं है। इसकी बहुत कम संभावना है कि कोई तारा किसी और तारे से टकरा जाए। समझ रहे हैं? तो इनकी जो ये परिकल्पना थी कि एक तारा था जो साथी तारा की तरफ बढ़ रहा था और ये आकर के टकरा गए, इस परिकल्पना को नकारा गया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तारा दूसरे तारे से इसे टकराते हुए फिरेगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम संभावना है कि ऐसे हो सकता है। समझ रहे हो? और दूसरी चीज में बताया गया कि सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, कि सूरज से ग्रहों की जो बीच की दूरी है उसका इस परिकल्पना के हिसाब से कोई अच्छे से डेफिनेशन नहीं दिया जा सका कि सूर्य और जो ये ग्रह है इनके बीच की दूरी किस तरीके से रही थी। तो इस तरीके से इन्होंने परिकल्पना दिया, जेम्स जीन्स ने उसका संशोधन किया था जेफरीज महोदय ने 1929 में, और ये परिकल्पना थोड़े समय तक जो है मान्यता में रही। और उसके बाद इसको लेकर के और भी सारी मान्यताएं आई पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, क्योंकि कोई भी चीज तब तक मान्यता में रहती है जब तक उसका कोई तोड़ ना आ जाए, कोई उस चीज को गलत रूप करके अपनी परिकल्पना ना लेकर के आ जाए, तब तक वो चीज चलती रहती है। जैसे आपको पता होगा कि इस समय पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और सबसे ज्यादा नवीनतम जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको जो ज्वारीय परिकल्पना है पृथ्वी के सिद्धांत को लेकर के, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ज्वारीय परिकल्पना ये थी जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ज्वारीय परिकल्पना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे। ओके मेरे दोस्त, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अब देखते हैं कि ये वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा दूसरा जो पार्ट्स है या पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत उसमें इसमें ऐड करता हूं। या अगर वीडियो लंबी हो गई होगी तो हम इसमें बात करेंगे अगले वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और जो दूसरे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, नए तरीके से सारा कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो जिससे कि उनकी हेल्प हो सके और उनको भी मतलब ये मिल सके या उनको एक नया तरीके से किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उनके एग्जाम्स होने, वो पैटर्न क्या है, नया सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ वो जान सके। तो जरूर उनके पास शेयर कीजिए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।